नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक विशेष वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, चाहे आप बायोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको एक इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन हमेशा फिक्स मिलता है। तो इसमें से कई ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप खुद रियलाइज करोगे वीडियो के लास्ट तक आप लोग अगर बने रहे तो कि इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। इसमें 4 या 5 ऐसे सबस्ट्रेट या 4-5 ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस बन जाएगा। वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेटरी जो क्वोशिएंट है इसी को अपन क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि श्वसन गुणांक होता क्या है। यहाँ जैसे RQ वैल्यू, ठीक है ना। R की जो वैल्यू है वो क्या होता है, या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, या फिर श्वसन गुणांक क्या होता है। देखो सबसे पहले तो अपन अपनी इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं कि नाम देखो किस पे है, श्वसन का गुणांक। इसका मतलब सबसे पहले आप देखोगे श्वसन किसे कहते हैं। देखो श्वसन का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को यूज में लेता है और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हुए या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हुए और लास्ट में रिलीज क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। इसका मतलब श्वसन के दौरान वह अनुपात, या फिर आप कह सकते हो रिलीज CO2 और यूज में आई ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हो, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के नाम से जाना जाता है या श्वसन गुणांक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्वसन के दौरान किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज में आया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यूज में आया ऑक्सीजन और रिलीज किया गया कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो या अनुपात को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आप जो ऑक्सीजन को यूज में लोगे वो कहाँ यूज में आती है। ऑक्सीजन यूज में आती है कोई भी आपका जो सबस्ट्रेट होता है जो श्वसन के लिए यूज में आए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं, तो आप उसे क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहोगे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता हो, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अपन अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आप लोग क्या यूज में लेते हो डाइट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स यूज में लेते हो। सेकंड अगर आप देखोगे तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा या लिपिड या फैट को आपकी डाइट में लिया जाता है। ये सेकंड हो गया। इसके बाद में अपनी डाइट के अंदर होता है प्रोटीन्स। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो क्या आएंगे, ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो आएंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे। ऑर्गेनिक एसिड के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो श्वसन है, ये कौन सा श्वसन की अपन बात करें भाई, जहां जिस भी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन यूज में आती हो वो श्वसन कैसा होगा, वायवीय। ये कौन सा श्वसन है, वायवीय श्वसन है। दूसरा प्रकार का श्वसन अपन कह सकते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, जिसे अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से कॉमन जानते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन सभी पदार्थों को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कितने ऑक्सीजन यूज में आए हैं,
और कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो इन दोनों के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे सपोज अपन पहला एग्जाम्पल जो है, अपना पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इनकी श्वसन गुणांक की दर जो है वो क्या क्या होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं, कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मान 1 होता है। लिपिड का अगर आप लोग देखोगे तो कितना होता है, 0.7 के आसपास होता है। प्रोटीन का यदि आप देखोगे 0.8 से 0.9 के आसपास होता है। इसका मतलब इन दोनों में आप देखोगे तो लेस देन 1, 1 से हमेशा इनका मान क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज अपन देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड का जो मान होता है, आरक्यू मान होता है, वो हमेशा मोर देन 1, 1 से अधिक, 1 से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। जैसे मैलिक एसिड की अगर बात करोगे तो कितना होता है, 1.3 होता है। इसी प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके सबके अलग अलग होते हैं। अवायवीय श्वसन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहली चीज ऑक्सीजन यूज में नहीं आती है, ऑक्सीजन यूज में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, 0, तो इसका मान कितना आएगा, हमेशा अनंत आएगा। इसका मान हमेशा कितना आएगा, अनंत आएगा। ये आपको याद रखना भी, ये कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा जा चुका है। एक इसमें मैंने छोड़ दिया है, आगे अपन बात करते हैं। चलो पहले अपन कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे ग्लूकोज C6H12O6+। अब क्या है इसका, ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ पे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा प्लस H2 प्लस एनर्जी निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है वो कितनी निकली है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज में आए हैं इसको तोड़ने के लिए। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है, और 6 के 6 कार्बन जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के तहत टूट जाते हैं, और 6 के 6 कार्बन जो होते हैं वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में डिस्चार्ज या मुक्त कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे दोनों का मान जो है वो कैसा है, ऑक्सीजन कितनी यूज में आई, 6 यूज में आई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हुई है वो भी कितनी हुई है, 6 हुई है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखोगे, या फिर यहाँ लिख लेते हैं अपन, आरक्यू का मान जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 6CO2/6O2 = 1। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो या गुणांक जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, लिपिड या फैट का आरक्यू मान, ठीक है ना, आरक्यू मान क्या है। आरक्यू मान क्या रहता है। वैसे आइडिया आपको जरूर रखना है, कई बार एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है तो भी आपको इतना याद जरूर रखना है कि लिपिड जो होता है उसका आरक्यू मान जो होता है वो 0.7 के आसपास होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो अपन देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ट्राईपालमिटीन। और ट्राईपालमिटीन का जो सूत्र जो होता है वो 51 कार्बन की होती है, कार्बन 51, हाइड्रोजन 98 और ऑक्सीजन कितनी होती है, 6। अब इसमें देखो ऑक्सीजन का मान कितना है, काफ़ी कम ऑक्सीजन जो होती है इसके अंदर यूज में ली जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन यूज जो है इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, इनको ऑक्सीडाइज्ड के लिए
अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, क्योंकि पहले से इनको कंटेंट में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो O2 और यहाँ पर बदले में निकलेगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके ऑक्सीडाइज के लिए ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर 145 के आसपास, और निकलेंगे कितने, 102। तो 102 निकले। अब यहाँ पे अगर आप इसकी देखोगे RQ वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 102 तो आ गया, CO2 और 145 आ गया O2। इसका मतलब यहाँ पे इसका मान जो है वो 0.7 के आसपास आएगा, 0.7 के आसपास। इसका मतलब चाहे ये ले लो और चाहे प्रोटीन ले लो। सेकंड कंपोनेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तीसरा प्रोटीन का RQ मान क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन को वैसे अपन इस प्रकार से डाइजेस्ट करके तो बता नहीं पाएंगे, प्रोटीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना भाई, 0.8 से 0.9 जो होता है वो इसका मान होता है। तो ये क्या गया, इसका प्रोटीन का मान आ गया। अगला अगर आप देखोगे तो अपन अगला जो एग्जाम्पल है चौथा वो अपन ले लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का RQ मान क्या रहता है। देखो इसमें एक अपन पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या ले सकते हो आप, मैलिक एसिड ले सकते हो। एक चीज इसमें है कि इसका मान जो आता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर आपको नाम से दे दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। मैलिक एसिड का जो मान है वो कितना होता है, जैसे मैलिक एसिड जो है कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ को 5 जो मान होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मान होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे इसमें कार्बन तो 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं। ऑक्सीजन पहले से ही इनमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ऑक्सीजन का मान अधिक। अधिक है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन के लिए, इसके ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहले से ज़्यादा है तो कम मात्रा यहाँ पे यूज में आएगी, और कम मात्रा यूज में आएगी तो सीधी सी बात है CO2 जो है वो क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, CO2 ज़्यादा निकलेगा। ये आ गया इसकी एनर्जी। जैसे इसमें मैलिक एसिड में अगर अपन देखेंगे तो मैलिक एसिड का मान जो है 3 ऑक्सीजन जो है इसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन कितनी यूज में आ रही है, 3 ऑक्सीजन यूज में आ रही है। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने निकल रहे हैं, यहाँ पर 4 निकल रहे हैं। अगर इसका आप देखोगे RQ का मान तो यहाँ पर 4 CO2 अपॉन 3 O2,
तो इसका मान कितना आ जाएगा 1.33 के आसपास। ये किसका मान है, मेलिक एसिड, जो पर्टिकुलर मेलिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन, इसका एग्जांपल है। जबकि यहां पर अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता या ऑक्जेलिक अपन कह सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड होता, तो इसके लिए RQ का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। इसका RQ का मान कितना होता है, 4 मान होता है। इसका मतलब ये सबका अलग अलग होता है। दूसरी चीज अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे एक आप देख सकते हो खास तौर से जो जीरोफाइटिक होते हैं, सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं ना। अगला कौन सा आ जाएगा, सेकुलेंट, जो कैम पाथवे जिनमें चलता है, कैम पाथवे जिनमें चलता है, सेकुलेंट प्लांट्स, सेकुलेंट प्लांट्स। इनके अंदर क्या देखोगे, जैसे अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, ओपुन्सिया, ब्रायोफिलम। इनके अंदर अगर आप देखोगे एग्जांपल में, तो पहली चीज तो इसको आपको याद क्या रखना है, इसमें RQ का मान क्या होता है, RQ इक्वल टू 0। RQ का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। एक चीज तो ये आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज आप देखोगे कि इसमें अपन एक कोई भी जो मेलिक एसिड बनता है, एक पहले अपन ले लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस यहाँ पर, जैसे इसमें अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है, और ये किस में टूटता है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किस में टूटेगा, यहाँ पर मेलिक एसिड में, C4H6O5, ये आ गया मेलिक एसिड। मेलिक एसिड बन गया। मेलिक एसिड जो बना है, इसके साथ में जो कार्बन निकलेंगे, तो यहाँ पर कार्बन कितने निकलेंगे अब, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसके आगे अपन 3 लगा दे, 4 3 12, और यहाँ पर अपन 2 लगा दे, कितना लगा दे, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूज में आए हैं, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पर 12 है, और कितने निकल गए 12 है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकली नहीं है। तो यहाँ पर इसके अगर अपन RQ का वैल्यू अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये क्या है, 0 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यूज में आएंगे 3, तो कोई मतलब नहीं है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, 0। तो ये एग्जांपल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकुलेंट प्लांट्स जो है, ओपुन्सिया है, ब्रायोफिलम है, इन सब के अंदर जो है RQ का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। अगला एक एग्जांपल आपका बचता है, जैसे मैंने बताया था अभी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अब इसमें अवायवीय श्वसन है C6H12O6 प्लस। अब इसमें ऑक्सीजन तो यूज में ही नहीं आ रही है, तो प्लस तो अपन लिख ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि अवायवीय है, तो अवायवीय है, इसका मतलब ऑक्सीजन यूज में नहीं आएगी। इसका मतलब डायरेक्ट किस में टूटेगा, ये अल्कोहल में टूटेगा। तो यहाँ पर C2H5 क्या है, अल्कोहल है, इथेनॉल, ठीक है ना। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अगर आप बनाओ यहाँ पर, तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास में, 6 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या निकाल दोगे, 2CO2 निकाल सकते हो। इसका मतलब जितने भी फर्मेंटेशन रिएक्शंस होती है, जैसे ईस्ट भी करता है, बैक्टीरियाज भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी भी आपके जो डेयरी प्रोडक्ट हो रहे हैं उनके बनाने के लिए काम आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। अब इसकी अगर आप RQ की मान की बात करोगे, RQ की मान की बात करोगे, तो यहाँ पे कितना निकला है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो कितना निकला है 2 CO2 प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 0 है, O2 का मान तो यहाँ पर क्या आएगा अनंत, इसका मान क्या आएगा अनंत आएगा। आपको कोई भी तोड़ के नहीं देखेगा वहाँ पे, ना ही कोई आपसे पूछेगा क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का जो मान है वो क्या है, RQ का मान क्या है। तो सिर्फ आपको जो एग्जाम्पल बताए गए हैं इन प्रत्येक एग्जाम्पल के RQ का जो मान है वो याद रखने हैं। सिर्फ इसमें से मैंने आपको 6 एग्जाम्पल बताए हैं, 6 एग्जाम्पल में से आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको फील होगा कि एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा से पूछा गया है आज तक और हमेशा से पूछा जाएगा, एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए और रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।